हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो आज इस सेशन में दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही फेमस केस को डिस्कस करने के लिए। हालांकि ये केस है बहुत पुराना, 70s के डिकेड्स का ये केस है, बट 2025 में फिर ये चर्चा में आ गया। दरअसल इस केस का नाम है मथुरा रेप केस, जो कि एक कस्टोडियल रेप केस था। और किस तरीके से इस रेप केस ने भारत के अंदर एक आक्रोश पैदा किया, खास तौर से जो फेमिनिस्ट वर्कर्स हैं, जो नारीवादी संगठन हैं, उन्होंने किस तरीके से इस केस के बाद सरकार पे दबाव बनाया और फिर क्या क्या हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब पर डिस्कशन करूंगा। बट बिफोर दैट ये जान लेते हैं कि 2025 में ये रेप केस क्यों फिर न्यूज में आया। तो दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने 1979 के सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को लेकर के एक तरीके से शर्मिंदगी दिखाई है, उन्होंने माफी मांगी है। और उन्होंने कहा है दैट मोमेंट वाज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एम्बैरेसमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट का 79 का जजमेंट आया था मथुरा रेप केस में, उसको इन्होंने कहा है कि वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। मतलब इंस्टीट्यूशनल एम्बैरेसिंग सिचुएशन है वो, जो अदालत ने उस समय अपने वर्डिक्ट में कहा था। तो ऐसा क्या हुआ था कि आज उसको लेकर के एम्बैरेसमेंट जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब शो कर रहे हैं। दरअसल जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूं, मथुरा रेप केस, उसको तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा रेप केस का मतलब ये नहीं है कि ये केस मथुरा में हुआ था। यहां पर वो जो विक्टिम है, जो लड़की है, उसको मीडिया ने नाम मथुरा दिया था। तो हम लोग भी अपने इस पूरे लेक्चर में लड़की का नाम मथुरा ही लेंगे। तो दरअसल ये 70 के दशक की बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, और ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि उस समय के मीडिया में भी मथुरा ही नाम प्रिंट होता था। ठीक है, तो ये 70s के डिकेड्स की बात है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र की ये घटना है। और गढ़चिरौली आप जान रहे हैं आज भी ये बहुत फेमस एरिया है, नक्सली बेल्ट इसको माना जाता है। अब यहां पर जो इंसिडेंट हुआ था वो ये हुआ था कि एक आदिवासी लड़की थी, एक ट्राइबल लड़की थी, जिसका नाम मान लेते हैं मथुरा था। उस मथुरा के साथ कस्टडी में, मतलब थाने में, पुलिस स्टेशन में रेप हुआ था। अब रेप क्यों हुआ था या कैसे हुआ था? तो दरअसल दोस्तों हुआ ये कि ये लड़की 14 साल की थी और क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, आदिवासी थी, और 70 के दशक की बात है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या लिटरेसी रेट रहा होगा, स्पेशली इन ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ये लोकल एरियाज में घरों में जाके काम वगैरह करती थी। वहां पर अशोक नाम के एक लड़के से इसका प्रेम प्रसंग होता है। ठीक है, और उसके बाद दोनों शादी वादी करने का प्लान करते हैं और शादी करने के लिए ये दोनों घर से भाग जाते हैं। लड़की के घर वालों को पता चलता है और लड़की के घर वाले बड़ा इसका विरोध करते हैं, वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। लड़की के भाई जो है वो इस रिश्ते के खिलाफ थे, जो जनरली होता भी है, भाइयों को ये पसंद नहीं आता। अब लड़की क्योंकि काफी दिन हो जाते हैं वापस नहीं आती है, तो ये लोग थाने चले जाते हैं। थाने जाकर के ये लोग एफआईआर लिखा देते हैं। पुलिस इस लड़की को रिकवर भी कर लेती है। रिकवर करने के बाद दोनों लोगों को थाने लाया जाता है और सबको थाने से हटा दिया जाता है। मतलब अशोक को बाहर निकाल दिया जाता है, लड़की घर वालों को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इस लड़की के साथ थाने में ही रेप किया जाता है। एक कांस्टेबल होता है वो रेप में सक्सेसफुल हो जाता है, एक कांस्टेबल क्योंकि थोड़ा वो ड्रिंक किए होता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखाते हैं। और ये बात वहां से फिर निकल करके, क्योंकि केस हो जाता है, तो वहां से निकल करके ये फिर मैटर आगे पहुंचता है और ये आगे जाता है आपके सेशन कोर्ट में। जब ये सेशन कोर्ट में जाता है मैटर, तो सेशन कोर्ट लड़की पर ही आरोप तय कर देता है। और सेशन कोर्ट कहता है ये लड़की की आदत है, क्योंकि वो लड़की जो है वो लूज कैरेक्टर की है। तो लड़की के चरित्र पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, कहा गया ये लड़की का कैरेक्टर ही ऐसा है, लूज कैरेक्टर है। क्योंकि बताइए 14 साल की उम्र में ही लड़की जो है वो शादी से पहले घर से भाग गई। तो दरअसल घर से भाग गई वाली जो बात है वो एक आदिवासी मैरिज का एक कस्टम है। ये जो एलूपमेंट है, जो घर छोड़ देना होता है, ये एक आदिवासी कस्टम है। वो भागी नहीं थी, वो कस्टम को फॉलो कर रही थी। और कस्टम ये है कि भाई देखिए ऐसा है, जो आपका पार्टनर होने वाला है, जो वुड बी पार्टनर है, जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं, तो एक कस्टम है वहां पर आदिवासियों में कि आप कंपेटेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि हम लोग कितने कंपेबल रहेंगे अपने आपस में, कितनी हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कंपेटेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ दिन आप अलग रहते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, साथ में, तो लड़का लड़की साथ में रहते हैं।
बस यहां पर लड़की से गलती ये हो गई कि वो काफी समय तक दूर रही और काफी समय बाद वो घर आई। तो जब घर नहीं लौटी ना, उसको आने में जब काफी समय लग गया, तो लड़की वाले जो है वो एफआईआर लिखा देते, भाई मेरी लड़की जो है किडनैप हो गई है। किडनैप, अशोक के ऊपर किडनैपिंग का केस लगा दिया जाता है। तो दरअसल वो लड़की क्यों भागी थी घर से? क्योंकि वो आदिवासी कस्टम को वो फॉलो कर रही थी। बहरहाल, तो सेशन कोर्ट ने जो है लड़की पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कहा लड़की लूज कैरेक्टर की है, और दोनों कांस्टेबल्स का एक्विटल हो गया, दोनों कांस्टेबल को बरी कर दिया गया। मैटर यहां से हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट इस फैसले को पलट देता है। फिर यह मैटर यहां से सुप्रीम कोर्ट जाता है। जब सर्वोच्च अदालत जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया वो तो दिया ही, जो सुप्रीम कोर्ट ने लाइन यूज की, जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में बोला, उस पर काफी तहलका मच जाता है और जितने नारीवादी ग्रुप्स होते हैं वो इसमें कूद पड़ते हैं और इसको लेके वो जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे देश में बड़ा विरोध होता है, सरकार पे जबरदस्त दबाव पड़ता है, अदालत की बहुत किरकिरी हो रही होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो लाइन यूज की वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैसे एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं की, लड़कियों की कंडीशन को कैसे ट्रीट किया जाता था, कैसे हम उनको सेकेंड ग्रेड नागरिक मानते थे और ये मानते थे कि तुम्हारी एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है। अब आप समझिए ये 2025 चल रहा है, हम 70 के दशक की आपसे बात कर रहे हैं, तो 70s में क्या कंडीशन रही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या क्या, मैं एक नजर उस पर आपको डालना चाहता हूं। देखिए, रेप के दौरान मथुरा चुप रही, उसने किसी भी तरह की आवाज कर विरोध नहीं जताया। मतलब जब रेप हो रहा था तो मथुरा जो है, लड़की जो है वो शांत थी। क्योंकि वो शांत थी तो इसका मतलब है उसकी इच्छा थी कि नहीं ठीक है, मेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। दैट मीन्स द रेप और द सेक्स जो हुआ वो उसकी मर्जी से हुआ, क्योंकि उसने किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया, तो उसके नाम में ही हां थी। फिर मथुरा के शरीर पर कोई निशान नहीं था, यानी उसने किसी भी तरह का शारीरिक प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि जब रेप हो रहा था, क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं किया तो कोई शारीरिक निशान नहीं आया, कोई चोट वगैरह कोई निशान नहीं। तो अदालत ने कहा कि इसका मतलब है कि वो जो है वो कोई रेसिस्टमेंट दिखाई नहीं रही थी, वो प्रोटेस्ट कर ही नहीं रही थी। तो फिर यहां पर ये निकल के आया कि अदालत ने सारी गलती उस लड़की की ही दी और लड़की पर ही उसने सारे आरोप जड़ दिए कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा ही उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तुम्ही ने प्रवोक किया होगा रेप के लिए, क्योंकि ये तुम्हारी आदत है। आगे चल के अदालत ने यह भी कहा कि मथुरा वर्जिन नहीं है, ऑलरेडी वो सेक्स कर चुकी है, जब सेक्स कर चुकी है तो वर्जिन नहीं है। तो जब वर्जिन नहीं है यानी कि उसने शादी से पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और ये उसकी आदत है, मतलब शी इज हैबिचुअल, और उसकी ये आदत है, तो ऑटोमेटिकली अदालत से उस लड़की पर ही सारा आरोप जड़ दिया गया और कहा गया कि विक्टिम ही ये प्रूफ करे, जो उसके साथ हुआ है वो सिद्ध करे कि उसके साथ रेप हुआ है, शी हैज बीन रेप्ड। अब इन बातों को लेकर के देश के अंदर जबरदस्त विरोध शुरू हो जाता है। खास तौर से मैंने अभी आपको बताया कि जो नारीवादी संगठन होते हैं वो खास तौर से इसका विरोध कर रहे होते हैं कि अदालत कैसे इस तरीके से किसी लड़की को, किसी महिला को इस तरीके से ट्रीट कर सकती है। उसमें डीयू की एक लॉ प्रोफेसर जो है वो बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, ललिता सरकार नाम होता है इनका। नो शी इज नो मोर, अब तो यह रही नहीं। ये उस पूरे मूवमेंट को लीड कर रही होती है, इनके साथ तमाम और लोग भी जुड़ जाते हैं, कई लोग होते हैं और देश के अंदर बड़ा जबरदस्त हंगामा किया जाता है और अदालत के ऊपर दबाव भी जो है वो बनाया जाता है। अदालत प्रेशर में आने के बाद भी वो दोबारा इस केस की सुनवाई करने से मना कर देती है। अब इसमें क्या कहा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक 14 साल की लड़की से अपेक्षा करता है कि वो दो दो वयस्क पुलिस वालों के कब्जे में होते हुए मदद की आवाज दे? क्या बिना चोट के निशान के रेप होना असंभव है? अब अदालत से यह प्रश्न पूछ दिया गया इन लोगों ने कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि 14 साल की लड़की, 14 साल की उम्र की लड़की दो दो पुलिस वाले जो वयस्क हैं उनके कब्जे में होते हुए रेसिस्ट करे, प्रोटेस्ट करे, और अगर किसी लड़की के शरीर पर कोई निशान नहीं आया है तो क्या यह मान लिया जाए कि उसके साथ रेप नहीं हुआ? और अगर हुआ भी है तो वो उसकी मर्जी से हुआ है क्योंकि उसके शरीर पे कोई निशान नहीं आया? भाई ये कैसे हो सकता है? तो अदालत के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट किया गया तो अदालत ने तो इस केस की दोबारा सुनवाई करने से मना किया, लेकिन सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ा। सरकार ने फिर कानून में संशोधन किया
और 25 दिसंबर 1983 को इंडियन एविडेंस एक्ट में, तब इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114 ए में वैधानिक स्टैट्यूटरी प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि अगर पीड़िता कहती है कि उसने संभोग के लिए सहमति नहीं दी थी तो अदालत को यह मानना होगा। मतलब अब अदालत से यह कह दिया गया कि अगर लड़की ये कह रही है कि मेरी मर्जी नहीं थी, मैंने हां नहीं कहा था, तो अदालत को यही मानना पड़ेगा कि लड़की जो कह रही है वही सही कह रही है। तो लड़की की कंडीशन को हमने जो है दरअसल प्राइमरी होल्ड करा दिया और हमने कहा कि नहीं, लड़की जो कहेगी वही सही होगा। साथ ही साथ देखिए आईपीसी के सेक्शन 376 जो रेप का था, उसमें 4 नए सेक्शन ए, बी, सी और डी जोड़े गए, जिसके तहत तय हुआ कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी या महिला या बाल संस्था या हॉस्पिटल का मालिक उनकी हिफाजत में आई किसी महिला का रेप करता है तो उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो यहां पर फिर अमेंडमेंट किया गया कानून में और कहा गया 10 साल से लेकर, जैसे कस्टडी में अगर, पुलिस कस्टडी में अगर रेप वगैरह हो रहा है तो इट्स अ सीरियस मैटर कि भाई जो रक्षक है वही भक्षक बन जा रहा है, तो फिर आदमी कहां जाएगा? पुरुष तो छोड़िए, महिलाएं फिर कहां जाएंगी भाई? महिलाएं कहां जाएंगी शिकायत करने के लिए? तो अगर पुलिस कस्टडी में ही रेप होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो पुलिस कस्टडी में पुलिस को भी कहा गया, अगर पुलिसकर्मी जो है वो रेप कर रहा है, पुलिसकर्मी के लिए कहा गया कि 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा होगी। तो ये सारे बदलाव जो हैं वो इस केस के बाद हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जो चेंज आया वो ये आया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो पहले विक्टिम के ऊपर था। मतलब लड़की को यह सिद्ध करना पड़ता था कि तुम सिद्ध करो कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है। इस केस के बाद अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है विक्टिम पे ना होके एक्यूज्ड पे हो गया। अब जो अपराधी है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम बताओ कि तुमने रेप नहीं किया है, मींस यू आर इनोसेंट। तो अल्टीमेटली मथुरा रेप केस के बाद बहुत सारी चीजें बदल गईं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बोली उसको लेकर के आज फिर बहस छिड़ गई। और इसी वजह से आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि दैट मोमेंट इज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एम्बैरेसमेंट। चलिए फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।